वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो हमारा पेपर 3.25 घंटे का होने वाला है, इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का होगा। चलो पहला सवाल देख लेते हैं। हमें जो पहला सवाल होगा उसके अंदर बहुविकल्पिक प्रश्न यानी टोटल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो वेटेज होने वाला है वो 1 नंबर का होने वाला है, यानी टोटल हमसे 18 एबेसदे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 18 नंबर के एबेसदे आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो बच्चों वो 1991 के अंदर हुआ था। दूसरा सवाल है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो बच्चों उसको हम यूरो के नाम से जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा कौन से सन के अंदर किया था, तो बच्चों वो 1988 के अंदर किया था, यानी 1988 के अंदर किया था। आसियान की स्थापना किस वर्ष के अंदर की गई थी, तो 1967 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, जातीय संघर्ष से जूझने वाला दक्षिणी एशियाई देश कौन सा है, तो बच्चों वो हो जाएगा श्रीलंका है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो बच्चों वो 24 अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है, तो बच्चों वो हो जाएगा शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और अपरोध। तो बच्चों यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में शामिल नहीं है, यानी कौन सा है जो इसके अंदर शामिल नहीं है, ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर सड़क मार्ग को वैश्विक संपदा के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अगला सवाल है, वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति के किस क्षेत्र में कमी आई है, तो बच्चों वो लोक कल्याण के अंदर इनमें कमी आई है। अगला सवाल है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वो बच्चों इसकी स्थापना की गई थी 1956 के अंदर। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, यानी कौन से सन के अंदर भारत में पहली बार स्वतंत्र चुनाव करवाए गए थे, तो बच्चों वो हो जाएगा 1952 के अंदर पहली बार भारत में स्वतंत्र चुनाव करवाए गए थे। अगला सवाल है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जेसी कुमारपा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांगडुंग सम्मेलन कब हुआ था, तो बच्चों ये हुआ था 1955 के अंदर। अगला है, किस वर्ष भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति मित्रता सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो बच्चों वो 1971 के अंदर किए थे। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो बच्चों ये हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला है, द्रविड़ मुनेन कसगम पार्टी का गठन किसने किया था, यानी कौन था जिसके द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था, तो बच्चों अगर हम बात करें तो सी नटराजन अन्नादुराई के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला है, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी किसके द्वारा द्रविड़ आंदोलन का शुरू किया गया था, यानी किनके द्वारा किया गया था, तो बच्चों इसका आंसर होगा ईवी राधा स्वामी के द्वारा किया गया था। अगला है, बाम सेप का गठन कब हुआ था, तो बच्चों 1978 के अंदर इसका गठन किया गया था। तो बच्चों ये टोटल हमसे 18 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे गए थे। अब हमें जो यहाँ पर 6 सवाल होंगे जो रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। अगला सवाल है बच्चों, जिसके अंदर टोटल हमसे 6 खाली स्थान पूछे जाएंगे, उनका हमें आंसर करना है। पहला सवाल है, 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, यानी कौन सा स्थान है जहां पर भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, तो बच्चों वो राजस्थान का जो पोखरण है वहां पर इन्होंने ये परीक्षण किया था। अगला है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो बच्चों सिंधु जल संधि। कौन सी हो जाएगी बच्चों, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत और पाकिस्तान ने 1960 में। परमाणु अप्रसार संधि सन में हुई थी, तो बच्चों ये हो जाएगी 1968 के अंदर हुई थी। फिलीपींस के कई समूहों और संगठनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा कंपनी का नाम वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉरपोरेशन।
अगला है 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा जाता है। तो बच्चों उसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? बॉम्बे प्लान कहा जाता है। अगला है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष में चलाया गया था। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा जून 1984 के अंदर चलाया गया था। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमें टोटल 12 अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। चलो देख लेते हैं। पहला है व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा वो लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन सी पार्टी हो जाएगी बच्चों? बोल्शेविक। अगर हम लिखना चाहें तो बोल्शेविक पार्टी के क्या थे? वो संस्थापक थे। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला है साप्टा का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों इसका नाम होगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अगर इसका उत्तर लिखना चाहें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अगला है सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन कौन से हैं? तो बच्चों इसकी बात करो तो पहली तो है मानवता की सुरक्षा। पहला हो जाएगा मानवता की सुरक्षा। अगर दूसरे की बात करें बच्चों तो दूसरा होगा इसका आंसर हमारा विश्व सुरक्षा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है पृथ्वी सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही थी? तो बच्चों 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के पर्यावरणीय विषय को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कर लिया गया था। तो बच्चों जो सवाल बड़े हैं उनके आंसर आप इस क्वेश्चन के बाद में नीचे देख सकते हैं। अगला है वामपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? तो वामपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक खास व्यवस्था है जो धनी और निर्धनों के बीच खाई को और बढ़ाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 केरल मॉडल ने नव लोकतंत्रात्मक पहला नाम का अभियान कैसे चलाया गया था? तो बच्चों इस अभियान में लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल करने का प्रयास किया गया था। अगला सवाल है नाटो का पूरा नाम बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ये हो जाएगा नाटो का पूरा नाम। अगला है कामराज योजना क्या थी? तो कामराज योजना के अनुसार 1963 में सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के पदों से त्यागपत्र दे दिया ताकि उनकी जगह युवा कार्यकर्ताओं को अपना योगदान देने के लिए जगह मिल सके। अगला है आसू का पूरा नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसका होगा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदुत्व तथा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था? तो बच्चों हिंदू और हिंदुत्वपन शब्द को वी.डी. सावरकर के द्वारा। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? वी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर होगा। अगला है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा कांसीराम। क्या हो जाएगा बच्चों? कांसीराम। गठबंधनवादी राजनीति की प्रमुख समस्या क्या थी? तो गठबंधनवादी राजनीति की प्रमुख समस्या बच्चों इसमें क्षेत्रीय पार्टियां राजनीतिक सौदेबाजी तथा अवसरवादिता की राजनीति करती है। तो बच्चों इसके आंसर आप यहां पर नीचे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। टोटल हमसे 12 प्रश्न पूछे गए थे। अगला है बच्चों खंड ब जिसके अंदर हमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण बताइए। तो बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का पहला कारण है कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है, जबकि भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच 2 बार युद्ध हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया है। सर क्रिक की समस्या। कच्छ के रण में सर क्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों में भी मतभेद हुआ है। यानी ये 2 कारण थे जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा चलता रहता है। ह्यूमन राइट वॉच क्या है? तो ह्यूमन राइट वॉच मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह विश्व की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। अगला सवाल है बच्चों आंतरिक रूप से
विस्थापित जन से क्या आशय है? तो वे लोग जो राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश या राष्ट्र की सीमा के भीतर ही रह रहे हो, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे कश्मीरी घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित। यूएनईपी क्या है? किन्हीं दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कार्य कौन कौन से हैं? पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सम्मेलन करवाना तथा इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना, पर्यावरण की समस्याओं का ज्यादा कारगर और जुलसी पहलकदमी क्योंकि विश्व स्तर पर व्यापक ढंग से शुरुआत करना। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में एकत्रित हुआ। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जिसके अंदर बोला है हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 नंबर हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। तो बच्चों इस प्रकार हमें इनको मिलाना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिवी पर्स से क्या आश्रय है या अभिप्राय है, बताइए। तो बच्चों भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया तथा उनके तत्कालीन शासकों को जीवन यापन हेतु विशेष धनराशि एवं भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसे प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। आपातकाल के कोई 2 कारण बताइए। तो आपातकाल के 2 कारण निम्न प्रकार है। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल घोषित किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। इसके आधार पर विपक्षी दलों द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने की मांग चली। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी भी देश के उस क्षेत्र से है जो छोटे से क्षेत्र से है, जो औद्योगिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। क्षेत्रवाद केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने में अपने पक्ष में है। भारत में गठबंधन सरकारों के निर्माण के कोई 2 कारण बताइए। 1989 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का आधिपत्य समाप्त हो गया और कांग्रेस के विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आए, जिससे गठबंधनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया, जिससे गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई थी। अगला है खंड 6 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक का आंसर हमें 100 शब्दों में करना है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन का असर क्या है? तो भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन का सकारात्मक असर। इसके कारण उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषाएं समान होती है, जिससे क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। इसके कारण क्षेत्र विशेष के देशों में क्षेत्रीय संगठन बनाने की भावना विकसित होती है और इस भावना के विकास के साथ पारस्परिक संघर्ष और युद्ध का स्थान पारस्परिक सहयोग और शांति ले लेती है। क्षेत्रीय निकटता और भौगोलिक एकता मेल मिलाप के साथ आर्थिक सहयोग तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देती है। भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र विशेष के राष्ट्र बड़ी आसानी से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। एक क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन बनाकर परस्पर सड़क मार्गों और रेल सेवाओं से आसानी से जुड़ सकते हैं। बच्चों इसका अथवा का आंसर है, यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की कांजी मुद्रा, यूरो स्थापना दिवस, गान तथा झंडा है। यूरोपीय संघ आर्थिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। इसका एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय देश के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के एक देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, एक ध्रुवीय विश्व में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। अथवा का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों पहला है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता।
संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकता है। आज विभिन्न समाज और मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है या बढ़ेगा। अथवा का सवाल था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया करवाता है। वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था का आशय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थाओं और लागू होने वाले नियमों से है। 12 अप्रैल 2016 को की स्थिति के अनुसार 189 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन, भारत, रूस, ब्राजील और सऊदी अरब अकेले अमेरिका के पास 16.52 का मताधिकार प्राप्त है। हमारे देश की चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा का सवाल है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में बताइए। तो हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अनुसार अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों का प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण बड़ा चढ़ा दिखता है। उदाहरण 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल मतों में से 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। इसे 1952 में चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं हासिल कर पाई थी। अगला है बच्चों, इसका अथवा का सवाल था भीमराव रामजी अंबेडकर। आपका पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर है। आप जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष के अगुवा थे। आपने इंडिपेंडेंट मेंबर पार्टी की स्थापना की, बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठबंधन के योजनाकार रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य रहे हैं। आप संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष से भारत की आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल के मंत्री की भूमिका अदा की। आपने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति जताते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया। आपने 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े थे। अथवा का सवाल है 1977 के चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव के कारण 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत प्रदान किया, लेकिन जनता पार्टी के नेताओं में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेद हो गया। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ दिनों के लिए ही एकजुट रख सका। जनता पार्टी के पास किसी एक दिशा, नेतृत्व और साझे कार्यक्रम का अभाव था। केवल 18 महीने में ही मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन 4 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। सत्ता के बीच हुई इस उठापटक के कारण ही 1988 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए। इससे स्पष्ट होता है कि जनता पार्टी की सरकार में पारस्परिक तालमेल का अभाव, सत्ता की भूख, राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाए गए। अगला सवाल है अथवा का 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनने के पीछे अनेक कारण जिम्मेदार रहे। प्रमुख है आपातकाल लागू होने से आहत विपक्षी नेताओं ने, जो इसके अंदर आगे बोला गया है, आपातकाल के बाद हुए चुनाव के पहले एकजुट होकर जनता पार्टी नामक एक नया दल बनाया गया। कांग्रेस विरोधी मतों के बिखराव को रोका गया। चुनाव से पहले जगजीवन राम ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई तथा बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई। आपातकाल के दौरान जनता पर अनेक ज्यादतियां की गई, जैसे संजय गांधी के नेतृत्व में अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया। प्रेम तथा संचार पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता पार्टी के चुनाव प्रसार में शासन के अलोकतांत्रिक
चरित्र और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को मुद्दा बनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत संघ के विघटन के कारणों पर निबंध लिखना है। साथ ही बच्चों इसका अथवा का प्रश्न है, जिसके अंदर बोला गया है सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताना है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन से थे? पहला था राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। इन कई सालों तक उसकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। दूसरा है लोगों को अपने पिछड़ेपन की पहचान होना। जब पश्चिमी देशों की प्रगति और अपने पिछड़ेपन के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी, तो इससे सोवियत संघ के लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्धता। सोवियत संघ की प्रशासनिक गतिरुद्धता, कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न रह जाना, भारी भ्रष्टाचार, शासन में ज्यादा खुलेपन लाने की अनिच्छा तथा सत्ता का केंद्रीकृत रूप आदि के कारण सरकार का जनाधार खिसकने चला गया था। अगला है चौथा कारण था गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति। जनता का एक तबका सुधारों की धीमी गति के कारण गोरबाचेव से नाराज हो गया, तो सुविधाभोगी वर्ग उसके विचारों की तीव्र गति से नाराज हो गया। इस प्रकार सुधारों के कारण गोरबाचेव का समर्थन चारों तरफ से समाप्त हो गया। पांचवा है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का ज्वार। बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। 6 है परमाणु व सैन्य सामान का अत्यधिक व्यय। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार तथा सैन्य साजो सामान पर व्यय किया। इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों को नियंत्रण में रखने के लिए वहां अपने संसाधनों को व्यय किया। अफगानिस्तान को नियंत्रण में लाने के बाद उसे वहां भारी व्यय करना पड़ा। इससे इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव पड़ा, जो आगे चलकर उसकी विघटन का कारक बना। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर अथवा का प्रश्न है सोवियत प्रणाली का अर्थ। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। उसके समाजवाद के आदर्शों एवं समतामूलक समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर रचने की कोशिश की। उसे ही सोवियत प्रणाली कहा गया। उसके राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया। इसकी दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। विशेषताएं सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। समाजवादी खेमे की स्थापना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सोवियत प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरा है राज्य का स्वायत्त तथा नियंत्रण। सोवियत प्रणाली में संपत्ति का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। सत्तावादी प्रणाली। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी हो गई। लोगों को लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। सोवियत प्रणाली में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था। पांचवा है रूसी गणराज्य का प्रभुत्व। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा था। अथवा का है वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या थे। तो पहला है वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। वैश्वीकरण ने भारत को अत्यधिक प्रभावित किया। यथा वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत में निजीकरण व उदारीकरण की नीतियों को अपनाया। बहुत सी आर्थिक गतिविधियां राज्य द्वारा निजी क्षेत्र को सौंप दी गई। विदेशी पूंजी निवेश हेतु भी प्रतिबंधों को उदार बनाया गया। परिणामतः भारत में विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी। औद्योगिक प्रतियोगिता के तहत बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के विकल्पों व गुणवत्ता में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में तेजी से वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण भारत की विकास दर में वृद्धि हुई। विश्व के अधिकांश विकसित देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव स्वरूप भारत को एक बड़ी मंडी के रूप में देखने लगे। इससे विदेशी निवेश बढ़ा। वैश्वीकरण के
प्रभाव स्वरूप भारतीय लोगों ने आजीविका के लिए विदेशी में बसना शुरू कर दिया। वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में फैल रही। भारत में पश्चिमी संस्कृति परंपरागत संस्कृति के साथ मिलकर मिश्रित रूप को जन्म दे रही है। वैश्वीकरण के कारण विश्व बाजार में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य आत्मनिर्भरता और प्रतियोगिता बढ़ी है। वैश्वीकरण का प्रभाव भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। भारत से अब अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों का प्रसार कर रहे हैं। भारतीय विचार, खान पान, पहनावा भी अन्य देशों में पहुंच रहा है और अपनी जगह बना रहा है। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम के विश्व के देशों को इस ओर आकर्षित किया। भारत ने कंप्यूटर तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति कर विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। भारतीय उत्पादों में विशेषकर हैंडीक्राफ्ट आदि को अच्छे बाजार उपलब्ध हो रहे हैं। अथवा का सवाल है वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव। भारत में भी वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ और इस आंदोलन हुए। सामाजिक आंदोलन के द्वारा हमें आस पड़ोस की दुनिया और समाज को समझने में सहायता मिलती। इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का हल तलाश रहे हैं। भारत के वैश्वीकरण का विरोध निम्न माध्यमों के द्वारा हो रहा है। वामपंथी दलों, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादियों द्वारा विरोध। वामपंथी राजनीतिक दलों ने आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठाई है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता इंडियन सोशल फोरम के मंचों में माध्यम से उदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। औद्योगिक श्रमिकों तथा किसान संगठनों द्वारा विरोध। औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रवेश पर विरोध किया। पेटेंट संबंधी विरोध। कुछ औषधीय वनस्पतियां जैसे नीम को अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों ने पेटेंट कराने का प्रयास किया। इस का भी बड़ा विरोध हुआ। दक्षिणी पंथियों द्वारा विरोध। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति का दक्षिण पंथी खेमे में कर रहा है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जैसे केबल नेटवर्क के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने वाले स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बड़ी अभिरुचि का विरोध कर रहे हैं। 20वां सवाल है बच्चों, जिसके अंदर हमें निम्न स्थानों को भारत के मानचित्र में फिल करना है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मद्रास और लक्षद्वीप। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें सिक्किम इस वाले जगह पे होगा, मद्रास हमारा यहाँ पे आ जाएगा और लक्षद्वीप ये हमारा अलग से पार्ट है। अब जो अथवा का सवाल था, भारत के राजनीतिक निम्न स्थानों को फिल करना है। मैसूर हो गया, पहला स्थान हमें दिया गया है मैसूर। दूसरा है रामपुर, कूच बिहार और गोवा। तो बच्चों अगर हम बात करें तो पहला स्थान हमारा जो रामपुर है ये किसके अंदर है बच्चों, जो हमारा यूपी यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसके अंदर स्थित है। दूसरा है बच्चों ये हमारा गोवा है, ये गोवा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारा जो मैसूर है ये हमें भारत के जो मैप दे रखा है उसके अंदर हमें फिल करना है। तो अगर हम बच्चों बात करें इसकी तो ये हमारा कर्नाटक राज्य है, जहां पर क्या हो जाएगा हमारा मैसूर हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें बोला है कूच विहार। अगर हम बात करें कि कूच विहार है ये कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों ये पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है ये वाला, इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा कूच विहार आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2 था। हमने बड़ी आसानी से इसके 2 मॉडल पेपर हल कर लिए हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।